स्वागत है आप सभी का एनक्वास चेकलिस्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनक्वास चेकलिस्ट सर्विस प्रोविजन, यानी कि आज सर्विस प्रोविजन को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है ओवरव्यू ऑफ सर्विस प्रोविजन, एरिया ऑफ कंसर्न। ये एनक्वास का एरिया ऑफ कंसर्न है। इसमें इसके की स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं। पहले स्टैंडर्ड फर्स्ट में क्या दिया गया है, द फैसिलिटी प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि जो हमारी फैसिलिटी है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है। और दूसरा स्टैंडर्ड क्या कहता है इसका A2, वो कहता है कि द फैसिलिटी प्रोवाइड ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज एज मैंडेटेड। जो हमारी जो मैंडेटेड ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं उनको हम जो फैसिलिटी हमारी प्रोवाइड करती है। इसका असेसमेंट फ्रेमवर्क देख लेते हैं कि इसका असेसमेंट किस प्रकार से होगा। तो उसमें है मिजरेबल एलिमेंट्स हैं, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है और रिप्रेजेंट किया गया है स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में। उनको क्या क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। उसके बाद में चेक पॉइंट्स हैं। चेक पॉइंट्स में क्या बताया जाता है, चेक पॉइंट्स में कंक्रीट पॉइंट्स ऑफ असेसमेंट फॉर ईच मिजरेबल एलिमेंट्स। जो मिजरेबल एलिमेंट्स हैं उनके लिए असेसमेंट के लिए हर एक के लिए वो बताए गए हैं। ठीक है। मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है, या तो डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन होगा एविडेंस के हिसाब से, या तो डॉक्यूमेंट एविडेंस के हिसाब से वेरिफिकेशन होगा, या फिर फिजिकल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। इन दो प्रकार से क्या होता है, इसका असेसमेंट होता है, वेरिफिकेशन। ठीक है। अब इसका गोल क्या है कि टू इंश्योर करना क्वालिटी असेसिबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर एट द ग्रास रूट लेवल, यानी कि जो हम जो सर्विसेज देते हैं ग्रास रूट लेवल पे वो जो है कॉम्प्रिहेंसिव हो, क्वालिटी केयर प्रोवाइड हो, असेसिबल हो कि जो सब लोगों तक पहुंच सके आसानी से। ठीक है, ये इसका मीन्स है। इसके बाद में अब आ जाते हैं हम जो हमारी चेक पॉइंट है उनको हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ये है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में क्या क्या दिया गया है सर्विस प्रोविजन में, उसमें दिया गया है कि 4 ANC चेकअप होने चाहिए। कितने चेकअप होने चाहिए, 4 यानी कि ANC चेकअप होने चाहिए। उनमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, अर्ली रजिस्ट्रेशन एंड स्क्रीनिंग। 4 जो हम क्या कहते हैं ANC चेकअप्स कराएंगे उनके अंदर क्या होना चाहिए, अर्ली रजिस्ट्रेशन हो गर्भवती महिला का और उनकी स्क्रीनिंग हो जाए। ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है कि काउंसलिंग काउंसलिंग करनी है किसमें, न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में बताना है उनको कि क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजों से हमें बचना है। ठीक है। और क्या बताना है, रेस्ट के बारे में बताना है। और क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना हमें डेंजर साइंस के लिए। तो डेंजर साइंस जो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गई है, तो उसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन में चली जा सकती हैं महिलाएं, और कोई ब्लीडिंग वगैरह हो गई। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर ऐसी बीमारी कोई हो गई जिसमें ब्लीडिंग का रिस्क हो, तो वो भी हमारी हाई रिस्क में आ जाती है। या फिर कोई सीजर्स वगैरह आ रहे हैं तो वो भी हमारी हाई रिस्क में आ जाती है। ठीक है। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ, और क्या करना है हमें, आइडेंटिफिकेशन करना, मैनेजमेंट करना है किसका, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का। किसका करना है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है उनका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है और क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन कौन सी आ जाती है हमारी, देखिए इसमें दिया गया है सारा। जो पीपीटी हमने जो बनाई है वो बिल्कुल एक अच्छे लेवल की बनाई है कि आपको जो है समझने में इसमें कोई भी समस्या होने वाली नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप हम चेकलिस्ट को पढ़ने बैठेंगे तो चेकलिस्ट को एक एक उसमें पॉइंट इस तरीके से दिए हुए हैं कि कोई पॉइंट कहीं पर है, कोई कहीं पे, हमने क्या है इसको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपको अलग अलग चीजों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो ये पीपीटी मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसके लिए हमारा जो नंबर है आप उस पर एक जो डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, तो आप उसमें जुड़ जाइएगा। तो ये वाली जो पीपीटी है मुश्किल से 8-10 पीपीटी है, इसमें सर्विस प्रोविजन पूरा खत्म हो जाता है। उसमें अगर आप पढ़ने बैठोगे तो कम से कम आपको 2 दिन उसी में लग जाने हैं, सर्विस प्रोविजन में ही लग जाने हैं। कम से कम 1-1.5 घंटा अगर आप पढ़ोगे तो सर्विस प्रोविजन के लिए कम से कम 3 या 4 घंटे चाहिए, जबकि हम ये 3 या 4 घंटे में पूरी जो चेक लिस्ट है उसको ही कंप्लीट कर लेंगे इसके अंदर इन पीपीटीओ के द्वारा। ठीक है। इसको आप एक बार एज ए रिवीजन कर लो, आप एक बार सारी चीजों को समझ लो, रिवीजन के लिए आप उसको एक बार और पढ़ लोगे आप पीपीटी को, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपका इसमें से फिर कोई छूटेगा, आपको सर्विस जो चेक लिस्ट है वो आपको नहीं आती हो। और सर चेक लिस्ट पढ़ना एन क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये पीपीटी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दें।
वीडियो को, कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये पीपीटी कैसी लगी है। क्योंकि पहले हम ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे थे तो वो जो है हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा था, ये ठीक है। ये क्या पीपीटी बनाने में थोड़ा बनवाने में मेहनत लगी थी। दो तीन लोगों ने, हमारे सीएचओ साथियों ने इसमें बहुत हेल्प की है हमारी, कि हमने ये पीपीटी जो है उन्होंने सारे चेक पॉइंट्स निकाल निकाल के, जो हमारे क्वालिफाइड जिन्होंने एनक्वास क्वालिफाई किया उनसे, उनके द्वारा, जैसे किसी ने एएनसी के निकाले हैं चेक पॉइंट उसमें से हैं, और किसी ने डिलीवरी सर्विसेज के, किसी ने फैमिली प्लानिंग के, तो ऐसे ऐसे करके हमने जो है इसको निकाला है, और इसका जो है डिजाइन जो है वो मैंने ही किया है। तो चलो हम चलते हैं फिर वहीं से। और क्या सर्विसेज देते हैं हम एएनसी में? रेफरल सर्विसेज देते हैं, फॉलोअप करते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस हैं, किसका करते हैं? जो कॉम्प्लिकेटेड केस है हमारा, उनका हम रेफरल करते हैं उनको, और उनका क्या करते हैं? हम फॉलोअप करते हैं। जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं एएनसी में, उनका हम उनको हम क्या करते हैं? रेफर करेंगे, रेफर करने के बाद उनका फॉलोअप भी करना है। ठीक है, इसके बाद में अब आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट, इसमें डिलीवरी सर्विसेज। डिलीवरी सर्विसेज में क्या दिया जाता है कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास किसकी? अगर अगर अवेलेबिलिटी है हमारे पास नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की, तो सर्विसेज स्पेशली फॉर टाइप बी सब सेंटर, ये क्या है? जो ये वाली जो सर्विस है टाइप बी जो सब सेंटर है हमारे, उसके लिए दी जाती है। तो इसमें क्या करना होता है हमें? देखिए, आइडेंटिफिकेशन करना है, मैनेजमेंट करना है किसका? डेंजर साइंस का। जो हमारे डेंजर साइन है उनका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, और उनका मैनेजमेंट करना है। कब करना है? डिलीवरी के टाइम पर, और पोस्ट डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के बाद में भी। जो डिलीवरी हो या फिर डिलीवरी के बाद में, हमें डेंजर साइंस को आइडेंटिफाई करना है, उनको मैनेजमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद में हमारा है रेफरल सर्विसेज फॉर ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी। जैसे कोई हमारी जो है कोई इमरजेंसी आ जाए, ऑब्स्टेटिकल कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उसको क्या करना है? हमें रेफर करना है। जैसे कोई पीपीएच का हो गया, एक्लेम्पसिया का हो गया, कोई सेप्सिस का पेशेंट हो गया। ठीक है, इनको, ये हमारी जो है एएनसी है। अब इसके बाद में आ जाता है हमारा फैमिली प्लानिंग। यानी कि फैमिली प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्रोविजन होना चाहिए किसका? कॉन्ट्रासेप्टिव का। हमारे पास जो है कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रोविजन होना चाहिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? ओसीपी हो गई हमारी, कंडोम्स हो गए, आईयूसीडी हो गई, और ईसीपी हो गई, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई। ओसीपी ओरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, कंडोम्स, आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो गए। इसके बाद में अब इसमें क्या क्या सर्विसेज और दी जाती हैं? देखिए, ये वाले जो है पॉइंट आप देख लीजिए। काउंसलिंग टू सपोर्ट कपल इन चूजिंग अप्रोप्रिएट फैमिली प्लानिंग मेथड, यानी कि जो हमारे एलिजिबल कपल हैं उनको हमें काउंसिल करना है, किसके लिए? चूज करने में उनको फैमिली प्लानिंग जो मेथड है, जैसे कि हम उनको कंडोम का यूज करना चाहिए, या फिर उनको ओसीपी का यूज करना चाहिए, इजी पिल्स का यूज करना चाहिए, या फिर आईयूसीडी लगवा लेनी चाहिए। इसके हिसाब से जो है उनको हमें क्या करना है? काउंसलिंग करना है। ये फैमिली प्लानिंग में है। इसके बाद में क्या आता है? इसमें आइडेंटिफिकेशन करना है, मैनेजमेंट करना है हमें किसका? आरटीआई और एसटीआई का, एंड गाइनोकोलॉजिकल कंडीशन। जो गाइनोकोलॉजिकल कंडीशन है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और ये क्या? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इनका हमें क्या करना? आइडेंटिफिकेशन करना और मैनेजमेंट करना है। ठीक है, इनके जो है बहुत डिटेल्स में और जो है और आगे आने वाले हैं। ये आप केवल इसको ये जो चेकलिस्ट के अनुसार हमने बनाई है ये पहली पीपीटी, आप सोच रहे होंगे कि यार इनके आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए वो तो नहीं बताया कि कौन कौन सी महिला है कि जो एस टी आई आर टी आई वाली हैं, एस टी आई वाली हैं। ये सारी जो है आगे आने वाली पीपीटीओ में सारा डिजीज वाइज पोर्शन आने वाले हैं। ये तो क्या है, इनका एक थोड़ा ओवरव्यू है। सर्विस प्रोविजन में हमारे पास क्या क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं उनके बारे में बताया गया है इसमें। तो हमने जो ये आपके जो चेकलिस्ट से ही उठाया है, हमारी जो चेकलिस्ट है एनक्वास एनक्वास की, सब हेल्थ सेंटर की, उसी से उठाया है हमने, और कहीं से नहीं लिया है इसको। एक भी वर्ड इसका और कहीं से नहीं है। और चेकलिस्ट का ऐसा एक भी वर्ड नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट हो इसमें नहीं हुआ हो, नहीं हमने लिया हो उसको। तो ये हमारी हो गई फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में। इसके बाद में हमारी आ जाती है फिर चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। इसके बाद में आ जाती है हमारी चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। इसमें नियोनेटल हेल्थ, नियोनेटल आ गए, इन्फेंट्स आ गए, चाइल्डहुड सर्विसेज आ गए। ठीक है, ये हमारे इस वाले जो A1 से लेके और A1.3 तक दिए गए हैं। ठीक है, नियोनेटल एंड इन्फेंट में हम क्या क्या देते हैं? क्या क्या सर्विसेज देते हैं? सिक न्यूबॉर्न केयर। सिक न्यूबॉर्न केयर में हमें क्या करना है? जो बीमार बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न मतलब कि जो अभी बच्चा हुआ है,
वो 28 दिन तक न्यूबॉर्न कहलाता है। ठीक है, इसमें आइडेंटिफिकेशन करना, रेफरल करना हमको किसको, लो बर्थ वेट बेबी को, सेप्सिस को, और बर्थ एस्पेक्सिया। बर्थ एस्पेक्सिया क्या होता है, अगर कोई बच्चा जन्म लिया उसके समय, जन्म के समय अगर उसका ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा, तो उसको बोलते हैं बर्थ एस्पेक्सिया। सेप्सिस क्या हो गया, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से पस का फॉर्मेशन हो गया और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके नहीं चला गया, उसकी वजह से फीवर वगैरह और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। ये हमारा हो गया सेप्सिस। एलबीडब्ल्यू अगर 2500 ग्राम से अगर कोई बच्चा कम है, वेट उसका कम है, यानी कि 2500 ग्राम से अगर कम है, यानी कि 2.5 किलो से, तो उसको हम बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। अगर 1800 से ग्राम से कम है, किससे, 1800 ग्राम से अगर कम है कोई बच्चा, बेबी का बर्थ बर्थ वेट, तो उसको बोलते हैं हम वेरी लो बर्थ, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, उसके बाद में अगर 1500 ग्राम से अगर कोई कम है वेट, बच्चे का वजन, उसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। इसके अलावा और आ जाता है हमारा इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में कौन कौन से आ जाते हैं, कंप्लीट शेड्यूलिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ एईएफआई फ्रॉम एससी एंड आउटरीच, यानी कि सब सेंटर या फिर आउटरीच, इसमें आ जाते हैं हमारे कंप्लीट शेड्यूल, जो हम रिपोर्टिंग करते हैं एईएफआई की सब सेंटर पे या फिर आउटरीच में, यानी कि जो हमारे आउटरीच में जो सेशन लगते हैं बीएचएनडी या बीएचएसएनसी के, उसके बारे में जो है ये एईएफआई की रिपोर्टिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हमारा पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर में क्या क्या बताया इन्होंने चेक लिस्ट में, पोस्ट नेटल में बताया एसेंशियल न्यू बोर्न केयर इंक्लूडिंग रिससिटेशन। जो कोई बर्थ, किसी बेबी का जन्म हुआ उस समय पे जो हम उसके लिए केयर देते हैं, वो सारी हमारी एसेंशियल केयर में आ जाती है। उसके साथ में अगर कोई बच्चे को रिससिटेशन की आवश्यकता है तो वो भी इसी में आ जाता है। ये टाइप बी सब सेंटर के लिए है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी होती है आफ्टर बर्थ, ये प्रॉब्लम ये वहीं पे देखने को मिलेगी। ये टाइप बी सब सेंटर के लिए है, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाते हैं हम चाइल्डहुड हेल्थ के बारे में। चाइल्डहुड हेल्थ के बारे में क्या है, कॉमन अलाइनमेंट्स। कॉमन अलाइनमेंट्स यानी मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया। इसमें क्या क्या करना है, हमें मैनेजमेंट करना है एनीमिया का, माइल न्यूट्रिशन का, और एआरआई यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड डायरिया, ये आ जाते हैं हमारे चाइल्डहुड में। यानी कि डायरिया हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, इसमें आ जाते हैं अपने कफ खांसी वगैरह, ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, लेरिंजाइटिस फेरेंजाइटिस वगैरह। और उसके बाद में माल न्यूट्रिशन, अगर कोई बच्चा कमजोर है तो वो सारा इसी में आ जाते हैं। एनीमिया है, इनका क्या करना है, हमें मैनेजमेंट करना है अपने सब सेंटर पे। ठीक है, ये इसमें। और एक आ जाता है इसमें 4D स्क्रीनिंग। 4D स्क्रीनिंग यानी कि ट्रैकिंग डिफेक्ट, डेफिशिएंसी, डिजीज और डेवलपमेंटल डिले। 4D में क्या क्या जाते हैं हमारे, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिजीज, और क्या जाता है डेवलपमेंटल डिले, ये हमारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड हेल्थ में। अब इसमें आ जाता है हमारा फॉलोअप। फॉलोअप ये रेफरल एंड ट्रैकिंग फॉर सिकल सेल एनीमिया। फॉलोअप में हमें क्या करना है, उनको रेफर करना है, ट्रैकिंग करना है सिकल सेल एनीमिया वाले को, एंड अदर क्रोनिक कंडीशन, यानी कि कोई लंबी बीमारी है, मतलब कोई बड़ी बीमारी है, या फिर मतलब लंबे समय से चलती आ रही है ऐसी बीमारी है, या फिर कोई सिकल सेल एनीमिया का कोई बच्चा है, तो उसको हमें रेफर करना है और उसको फिर ट्रैक भी करना है बाद में कि भाई उसको क्या क्या दवाइयाँ चल रही हैं कि नहीं चल रही, बच्चा कैसा है, भाई उसको एनीमिया फिर दोबारा से तो नहीं हो गया, उसकी जो है एचबी वगैरह की जांच करते रहना चाहिए। उसके बाद में हमारा जाता है कौन सा पॉइंट इसमें, एडोलसेंट हेल्थ। एडोलसेंट हेल्थ में क्या बताया गया है इन्होंने, काउंसलिंग करना है हमको। एडोलसेंट हेल्थ के लिए हमें क्या करना है, काउंसलिंग करना है, एजुकेशन करना है। एजुकेट काउंसलिंग में आ जाता है हमारा एजुकेशन देनी है हमें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना है, लाइफ स्टाइल के बारे में बताना है, एंड सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना है। हमें क्या 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 काउंसलिंग करनी है, सेक्स एजुकेशन की काउंसलिंग करनी है, लाइफ स्टाइल की काउंसलिंग करनी है, और क्या करना है हमको, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हमारी जो गर्ल्स हैं उनको हमें काउंसिल करना है इनको। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे एडोलसेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। इसमें क्या आ जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया एंड अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, किसी को प्रोटीन एनर्जी वाला न्यूट्रिशन है, मतलब मान के चलो किसी को प्रोटीन की कमी है, किसी को कैलोरीज की कमी है, मतलब एनर्जी की कमी है, तो वो हमें वो क्या करेंगे, उनको ट्रीटमेंट करेंगे उनका। ठीक है, उनका और आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद में आ जाता है
सब्सटेंस एब्यूज, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, जैसे अपने बच्चे हैं वो क्या है कि बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह खैनी वगैरह खाना स्टार्ट कर देते हैं इस उम्र में, तो उसके लिए हमें क्या करना, काउंसिल करना, उनको बताना है कि भाई ये चीजें जो होती हैं हार्मफुल होती है, इनका हमें सेवन नहीं करना होता है, इसके बारे में हमें काउंसलिंग करनी है बस। जैसे कि देखो टबैको हो गया है ना, टबैको एब्यूज वाले हैं, जैसे इसके इफेक्ट्स के बारे, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इनके बारे में बताना, उनको काउंसलिंग करना है। ठीक है, इसके बाद में हमारी अब नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेबल डिजीज मैनेजमेंट। अब आ जाते हैं हमारे कम्युनिकेबल डिजीज मैनेजमेंट। इसमें क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड सर्विलेंस, ये वाला जो है इसमें ए 1.5 वाला है एलिमेंट्स है। ठीक है, ये ए 1.5 क्या है, ये एलिमेंट है जो चेकलिस्ट में दिया गया है। इसमें आ जाती है हमारी वेक्टर बॉर्न डिजीज, इसमें नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसके बारे में क्या दिया गया है, केस डिटेक्शन करना है, ट्रीटमेंट करना है, किसका, केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, diagnostic services and primary management of complicated cases, and mass drug distribution and community level prevention measures। यानी कि जो कम्युनिटी लेवल पे जो प्रिवेंशन मेजर करते हैं हम, लोगों को जाके कम्युनिटी में जाके बताते हैं कि भाई जो गंदा पानी वगैरह है उसको इकट्ठा नहीं करने देना, इकट्ठा नहीं होने देना है, इससे क्या है मच्छर वगैरह आ जाते हैं तो उससे मलेरिया और ये डेंगू मलेरिया वगैरह कॉज करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में इनको क्या करना है, हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ड्रग्स ड्रग्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे कि फाइलेरिया का हो गया तो उसमें डीईसी जो मेडिसिन होती है डाइथाइल कार्बामाजेपाइन, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सभी को देते हैं। ये 10 फरवरी के शायद कुछ करके 10 फरवरी को स्टार्ट होता है फाइलेरिया का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद में इनका क्या करना है हमें, और इनका क्या करना है, डायग्नोसिस करना है, प्राइमरी मैनेजमेंट करना है, कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उनको क्या करना है, मास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करना है उनका। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाता है ट्यूबरक्लोसिस, एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। देखो इसमें क्या करना है हमको, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है, लिंकेज विद मेडिकेशन, compliance support and administration of community engagement to reduce stigma, promote treatment complication। यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट होते हैं उनको क्या है, एक सोशल स्टिग्मा होता है कि लोग मतलब उसको जो है अलग ही नजरिए से देखते हैं, तो उसके लिए हमको क्या है, कम्युनिटी में जो है थोड़ी अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता रहती है कि भाई ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है, इसमें क्या है, इसका अगर पूरा ट्रीटमेंट लेंगे तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है, और ये क्या है, एक बैक्टीरिया के कारण होती है जो कि आम जो है सब कभी ना कभी किसी ना किसी को हो ही जाता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो वैसे ही ये है और वैसे ही वो है, तो जो है लोगों को जो इसके बारे में जो स्टिग्मा फैली रहती है कि अरे यार इसको टीबी हो गई, इसको जो है कोई मतलब उसके घर का पानी भी तक नहीं पीते ना, मतलब उसके पास जो बैठते हैं, तो मतलब लोगों का जो है उसको सोशल मतलब आइसोलेट कर दिया जाता है ऐसे लोगों को। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हमें अवेयरनेस फैलानी है उसके, सॉरी नॉन कम्युनिकेबल पे आ गए, एक सेकंड में जस्ट होल्ड। अरे यार एक सेकंड, बैक स्लाइड पे कैसे आएंगे यार। चलो इस स्लाइड, इस वाली स्लाइड को जो है बाद में मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो बस थोड़ा सा ही बचा है उसमें। अब अपने दूसरे वाले पे आ जाते हैं हम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट, ये हमारा ए 1.7 से स्टार्ट होता है, एलिमेंट्स जो है इसका ए 1.7 है। अब इसमें क्या करना है हमको, स्क्रीनिंग करनी है, मैनेजमेंट करना है। क्या करना है, स्क्रीनिंग करनी है और मैनेजमेंट करना है, किस किस का, हाइपरटेंशन का, डायबिटीज का, रेस्पिरेटरी डिजीजेस का, और ड्रग रिफिल्स करनी है, और क्या करना है, फॉलोअप्स करना है। अब आप एक एक करके देख लेते हैं। हाइपरटेंशन और डायबिटीज का क्या करना है, हमें रेगुलर स्क्रीनिंग करनी है, डायग्नोसिस करना है, उनका ट्रीटमेंट करना है, कॉम्प्लेंस मॉनिटरिंग करनी है, उनकी क्या है, हमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी करनी है। उनको हम फॉलोअप के लिए बुलाते हैं तो उनकी हमारी मॉनिटरिंग भी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में इसमें आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी डिजीज है। रेस्पिरेटरी डिजीज में कौन कौन सी आती है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है, फॉलोअप करना है, सीओपीडी एंड अस्थमा वाले, जो सीओपीडी और अस्थमा वाले जो मरीज होते हैं उनको हमें अर्ली पहचान करनी है उनकी,
और क्या करना है, उनका फॉलोअप करना है, ठीक है। और क्या हमारा ड्रग रिफिल्स, ड्रग रिफिल्स में क्या है, इसका मतलब जैसे हमारे पास शुगर और बीपी के मरीज हैं तो उनकी जो है ड्रग्स हमारी जो है हर महीने जो है हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, वो ड्रग्स जो है हमें खत्म नहीं करनी है हमारे पास। ऐसा नहीं हो कि खत्म हो जाए और बीपी और शुगर वाले मरीज हैं वो उनको दवाई नहीं मिल पाए, ठीक है। इसके बाद में फॉलोअप करना है, उनका फॉलोअप करना है, मॉनिटरिंग होती है उनकी, मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन एंड फैसिलिटेटिंग टू वे रेफरल, यानी कि इनका जो है टू वे रेफरल होता है। अब आ जाते हैं हमारे कैंसर एंड वेलनेस, इसमें नहीं है, इसमें जो है कैंसर स्क्रीनिंग होती है। कैंसर स्क्रीनिंग में अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है ओरल ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर का। और क्या करना है, लाइफ स्टाइल काउंसलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, लाइफ स्टाइल काउंसलिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट टू हेल्थ हेल्थी हैबिट्स एंड रिस्क फैक्टर रिड्यूस। यानी कि जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे पास इसकी जो बीपी शुगर और कैंसर की जो रिस्क को कम कर दें, ऐसी हमें जो है हेल्दी हैबिट्स के बारे में उनको बताना है कि जैसे जंक फूड वगैरह नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, नमक कम खाना है, तो इन सारी चीज़ों को हमें काउंसिल करना है, लोगों को बताना है। सुबह सुबह थोड़ा योगा करना चाहिए, थोड़ा वॉक वगैरह भी करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको बताना है। उसके बाद में हमारा आ जाता है इसमें टोबैको सीजेशन, यानी कि टोबैको सीजेशन, या अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करता है तो उसको हम छोड़ने के लिए बोलेंगे। आईसी वगैरह एक्टिविटी, आईसी एक्टिविटीज है रिगार्डिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एंड सब्सटेंस एब्यूज, यानी कि जो हमारे पास आईसी वगैरह होती है उसमें जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में उसको एक बैनर वगैरह या फिर आईसी के द्वारा उनको काउंसिल किया जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई देखो ये ऐसे ऐसे जो है बीमारी हो सकती है, ऐसे कैंसर हो सकता है, ऐसे वो हो सकता है, तो क्या है वो हो सकता है शायद उन पे कुछ इफेक्ट पड़ जाए और वो छोड़ भी दें, ठीक है। इसके बाद में हमारा हमारा आ जाता है लोकल डिजीजेज। लोकल डिजीजेज में क्या है, एड्रेसिंग लोकल प्रिवेलेंट कंडीशन लाइक फ्लूरोसिस और लीड पॉइजनिंग। अगर देखो ये है जो फ्लोरोसिस होता है, ये पानी वगैरह की कम, उसमें जो फ्लोराइड वगैरह ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो है देखने को मिल सकता है, या जैसे लीड पॉइजनिंग है, कहीं पर लीड वगैरह लेड लेड जो होता है उसकी अगर कोई पॉइजनिंग हो जाती है कोई, तो उसके बारे में बताया है, ठीक है, लोकल डिजीज में आ जाता है। उसके बाद में अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है एक्यूट माइनर इलनेस। एक्यूट माइनर इलनेस यानी कि सिंपल इलनेस मैनेजमेंट, ये हमारा बताया गया है। एलिमेंट्स कौन सा है इसका, एलिमेंट्स है ये 1.6, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, आइडेंटिफिकेशन करना है और क्या करना है, इनका मैनेजमेंट करना है। आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि ट्रीटमेंट करना है किसका, फीवर का हो गया, यूआरआई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, एआरआई मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, और क्या हो गया, स्केबीज हो गया। ये क्या है हमारे कॉमन कॉमन एलिमेंट्स जो है वो उनमें है ये, ठीक है। क्या क्या है इसमें, फीवर है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, एआरआई है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, डायरिया है और स्केबीज है। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, एड्रेसिंग करनी है। हेडेक जैसे कि हो गया, हेडेक हो गया, बॉडी पेन हो गया, है ना, बॉडी एक हो गया, जॉइंट एक हो गया, मतलब पूरे शरीर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये सारा इसमें आ जाता है पेचना। इनका हमें क्या करना है, पेन का मैनेजमेंट करना है, उनको जो है दवाई वगैरह प्रॉपर देनी है, ठीक है। उसके बाद में हमारे आते हैं माइनर प्रोसीजर। माइनर प्रोसीजर में क्या आ जाता है, जैसे कोई एब्सेस वगैरह है किसी को, कोई बड़ा फुंसी होते हैं उसमें पस वगैरह बन जाता है, तो उसके जो है उसके माइनर प्रोसेस उसमें कर सकते हैं, कोई कट वगैरह लगा के या फिर नेडल वगैरह से उसको पंचर करके तो पस वगैरह निकालना है, तो वो इसमें आ जाता है हमारे माइनर प्रोसेस में। इसके बाद में कोई रासेस है, कोई रासेस वगैरह कोई, ठीक है। इसके बाद में अर्टिकेरिया हो गया, अर्टिकेरिया में मतलब जो वही है, इसमें जो चकत्ते वगैरह बन जाते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। फोकस करना अर्ली डायग्नोसिस एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग फॉर सिंपल अलाइनमेंट्स, यानी कि जो ऐसी जो बीमारी है उनका क्या करना, हमें अर्ली डायग्नोसिस हो जाए उनका, ठीक है, उनका जो है दवाई वगैरह मिल जाए तो जो है वो जल्दी वो ठीक भी हो जाती है आसानी से, ठीक है। प्रिवेंशन एंड रेफरल में हमें क्या करना है, इसमें वाटर बोर्न डिजीज है, जैसे कि वाटर बोर्न डिजीज है उसको हम प्रिवेंट करते, एक सेकंड, एक सेकंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जो है इसको लाइक भी कर सकते हैं। मात्र 15-20 मिनट और लगेंगी, बाकी जो है ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, इसका 15-20 10-15 मिनट में
ये वाला जो है अपना सर्विस प्रोविजन ये खत्म हो जाएगा। यानी कि अभी कितना टाइम हो गया, हमें 24 मिनट हो गए, 24 मिनट और अपना 15 मिनट और मान लो आप, यानी कि 40 मिनट, 40 मिनट में एक वो खत्म हो जाएगा। 40 मिनट आप मतलब एक 8 वो हैं तो अपने अपने इस हिसाब से मतलब 4 या 5 घंटे में पूरी चेकलिस्ट खत्म हो जाएगी इस हिसाब से। और आप फिर उसके बाद में इसका जो है रिवीजन करना। ये पीपीटी में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें मैं ग्रुप में क्या है अपने जो है ग्रुप का एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसमें से इसको डाउनलोड करके अपने अपने जो है ग्रुप में जुड़ जाओगे। उसमें आप एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप ग्रुप में आपको ये वाली जो है पीपीटी सारी मिल जाएंगे, तो आप उसमें से आराम से पढ़ना है इनको। और इसको जो पढ़ लोगे आप तो जो है पूरी चेकलिस्ट इसी में हमने बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया है। ठीक है, ये हो गया अपना वाटरबोर्न डिजीज। वाटरबोर्न डिजीज का हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन मेजर फॉर डायरिया, डिसेंट्री और क्या है एंट्राइटिस। यानी कि जो ऐसी पानी से होने वाली बीमारी है, जैसे कि डायरिया है, गंदा पानी वगैरह यूज करते हैं, कहीं पे पानी की मतलब सप्लाई अच्छी नहीं है या फिर कहीं कंटामिनेटेड वाटर है, तो उसकी वजह से हम जो है इनको रोक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मस्कुलो स्केलेटल, यानी कि उनको एजुकेट करना है हमें। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस है, अर्थराइटिस है, रिलेटेड एक है। ठीक है, इनके बारे में हम उनको बताएंगे लोगों को। रेफरल क्राइटेरिया क्या है, टाइमली इनको हमें आइडेंटिफिकेशन करना है केस रिक्वायरिंग हायर लेवल पे मेडिकल इंटरवेंशन के लिए। हमें ऐसे ऐसे जो बीमारी है उनका क्या करना है, टाइम से अगर उनको रेफर कर देंगे तो जो है वो अपना उनका जो है अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाएगा और वो उनकी जांच वगैरह हो पाएंगी। ठीक है, कम्युनिटी अवेयरनेस, हाइजीन के बारे में हमें क्या करना है, कम्युनिटी को अवेयर करना है हाइजीन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, प्रिवेंट एक्यूट आउटब्रेक। अगर कोई जैसे जैसे कोई डायरिया वगैरह है, उसको जो है डिसेंट्री वगैरह है, तो इनको जो है स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगता है, तो इसको जो है हम आउटब्रेक नहीं होने देना है इनको हमें। ठीक है, उसको प्रिवेंट करना है। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलाइज प्राइमरी केयर। इसमें हमारी स्पेशलाइज प्राइमरी केयर में आ जाती है हमारी आई, ईएनटी, ओरल हेल्थ सर्विसेज। ये हमारी दी गई हैं एलिमेंट्स है, ये हमारा A1.8, A1.9, A1.10 में। ठीक है, तो उसका जो है ये पूरा निचोड़ लिया गया है हमने। आई ऑप्थल में देखो क्या क्या सर्विसेज देते हैं हम, स्क्रीनिंग करते हैं, रेफरल, रिफ्लेक्टिंग एरर, कैटरेक्ट एंड विजुअल इक्विटी। ये वाले क्या करते हैं हम, जो हमारे पास विजन चार्ट होता है उनके द्वारा जो है इनका स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद में प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं किसका, कंजक्टिवाइटिस का, ड्राई आईज का एंड फॉरेन बॉडी रिमूवल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आंख में कुछ चला गया तो उसको जो है हम निकाल देंगे, तो वो हो गया हमारा फॉरेन बॉडी रिमूवल। ठीक है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस फॉर चिल्ड्रन। जो हम विटामिन ए की जो सिरप पिलाते हैं बच्चों को 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों को, तो वो हमारा हो गया विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, दस्तक अभियान में भी पिलाते हैं इसको। फॉलो अप फॉर क्रोनिक कंडीशन लाइक जैसे ग्लूकोमा एंड डायबिटीज रेटिनोपैथी। जैसे कोई उनका क्या करना है, फॉलो अप करना है हमें। जैसे कोई क्रोनिक कंडीशन हो जाती है जैसे कि ग्लूकोमा है, मतलब ग्लूकोमा है, डायबिटीज रेटिनोपैथी है। ठीक है, इनका जो है हमें क्या करना है, फॉलो अप करना है। कोई शुगर वाला पेशेंट है तो उसको जो डायबिटीज रेटिनोपैथी देखने को मिलती है उसमें। ईएनटी सर्विसेज में क्या आ जाता है हमारा, ईएनटी सर्विसेज में आता है कॉमन मैनेजमेंट कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस एंड फेरिंजाइटिस। ये हमारी जो है इसमें आ जाती है। क्या क्या आ जाता है इनका, जो है कॉमन मैनेजमेंट करना है, कोल्ड है ना, जुकाम खांसी हो गया, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गई, फेरिंजाइटिस हो गई। ठीक है, इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन करना और रेफर करना है किसका, एपिस्टेक्सिस का, ओटाइटिस मीडिया का, ओटाइटिस एक्सटर्ना का, ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड ASOM। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है और इनको जो है टाइमली रेफर करना है। ठीक है, इमरजेंसी रिमूवल इमरजेंसी रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम ईयर एंड नोज। अगर कोई नाक में या फिर कोई कान में अगर कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर जाती है तो उसको क्या करना है, इमरजेंसी हमें रिमूव करना है। यानी कि जैसे कोई भी चीजें, जैसे छोटे मोटे बच्चे होते हैं ना, उनके कभी नाक में कुछ रबड़ वगैरह फंसा लिया या फिर कुछ खेलते रहते हैं तो कान में या फिर नाक में कुछ चला जाता है, तो उसको जो है हमें प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से उसको निकाल देना है। तो वो हो गया हमारा इमरजेंसी रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम ईयर एंड नोज। तो उसके बाद में आ जाता है हमारा ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ में क्या क्या बताना है, ओरल हेल्थ में क्या कहते हैं ये, कि स्क्रीनिंग करनी है हमें डेंटल कैरीज की। जो दांत थोड़े मतलब वैसे हो जाते हैं ना,
कैरीज, उसकी हमें क्या करनी है, स्क्रीनिंग करनी है। जिंजिवाइटिस, जिंजिवाइटिस यानी पेरियोडेंटाइटिस, जिंजिवाइटिस एंड पेरियोडेंटाइटिस, जिंजिवाइटिस और पेरियोडेंटाइटिस शायद सेम ही होता है। मे भी इसको कल कंफर्म करेंगे आराम से, कल के वाले उसमें जो है इसको हम छोड़ देते हैं, या फिर आप लोग बता देना कमेंट्स में। जिंजिवाइटिस मैंने तो यही पढ़ा था शायद, एक ईएनटी वाले सर्जन सर थे, उन्होंने बताया था जिंजिवाइटिस यानी पेरियोडेंटाइटिस, जो मसूड़े होते हैं उनका इन्फ्लामेशन जिंजिवाइटिस कहलाता है, और ये इसी को बताया था पेरियोडेंटाइटिस का। ठीक है, आप बता देना, आपको पता होगा। अवेयरनेस करनी है हमें जनरेशन फॉर ओरल हाइजीन एंड टोबैको सीरियसन के बारे में, मैंने वही आ गया कि हमें जो अवेयरनेस फैलानी है हमें ओरल हाइजीन के बारे में और टोबैको सीरियसन के बारे में, तंबाकू को छोड़ने के बारे में जो है लोगों को हमें अवेयर करना है, अवेयरनेस फैलानी है। आइडेंटिफिकेशन करना है रिमूव रेफरल ओरल कैंसर के लिए और मेलोक्लूजन के लिए, ठीक है, एंड मेलोक्लूजन, आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल करना हमें ओरल कैंसर और मेलोक्लूजन के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ टूथ एक, हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना है इसमें, किसी के दांत में पेन हो गया, कोई ट्रोमा हो गया, मतलब कोई दांत वगैरह में कोई चोट वगैरह लग गई उसका, और कॉमन ओरल अल्सर, ओरल अल्सर हो जाता है मुंह में छाले वगैरह, तो उसका जो है हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। इसके बाद में हमारा आ जाता है नेक्स्ट एल्डरली एंड पैलिएटिव केयर। इसमें क्या है, ये स्पेशलाइज सपोर्ट सर्विसेज है। इसमें ए 1.10 जो एलिमेंट्स है इसमें दिया गया है, एल्डरली केयर के बारे में बताया गया है। एल्डरली केयर में हमें क्या करना है कि प्रिवेंटिव सर्विसेज देनी है, यानी कि रेगुलर उनका हेल्थ चेकअप करना है हमें, स्क्रीनिंग करनी है हम, एज रिलेटेड अलाइनमेंट्स। अभी मान के चलो किसी की एज 60-70 साल से ऊपर है, तो उसको जो है हाई फाइबर डाइट के लिए बोलेंगे, क्या है कि उनको इसके बाद उम्र के बाद में क्या है कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा शिकायत रहती है, तो उनकी जो है एज के हिसाब से जो है उनकी हमें स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए। ठीक है, रिहेबिलिटेटिव सर्विस, रिहेबिलिटेटिव केयर्स में क्या करना है उनको, रिहेबिलिटेटिव मतलब उनको रिहेबिलिटेट करना है, सपोर्ट करना है उनको मोबिलिटी में, उनको जो है जो अगर ज्यादा बुजुर्ग हैं वो चल फिर नहीं पाते तो उनको जो है क्रच वगैरह दे दिया, फिर वॉकर वगैरह, तो वो क्या हम जो है चल फिर लेंगे थोड़ा सा, तो वो हो गया हमारा रिहेबिलिटेट। जैसे असिस्टिव करना, असिस्टिव डिवाइस हो गए एंड फिजियोथेरेपी एंड रेफरल्स हो गए, इसमें वही आ गया असिस्टिव डिवाइस में, जैसे क्रच हो गया या फिर वॉकर हो गया या फिर कोई स्टिक वगैरह हो गए, तो जो है वो अच्छे से चल नहीं पाते, तो उनके लिए रिहेबिलिटेट करना है, रिहेबिलिटेट केयर हो गई हमारी। उसके बाद में आ जाता है हमारा काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या है, एड्रेसिंग एड्रेसिंग करना हमें मेंटल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड सोशल वेलबींग फॉर सीनियर्स। जो सीनियर्स हैं हमारे, जो बुजुर्ग दादाजी हैं या फिर माता जी हैं, उनको हमें क्या करना है, सोशल वेलबींग के बारे में बताना है, और न्यूट्रिशन के बारे में भी बताना है, और मेंटल हेल्थ के बारे में भी जो है उनको थोड़ा सा अवेयर करना है। तो इसके बाद में अब आ जाता है हमारा पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर में हमें क्या करना है, होम बेस्ड केयर, यानी कि ये होती है हमारी होम बेस्ड केयर। इसमें हमारी होम बेस्ड केयर कौन करता है, या तो हमारी एएनएम बहन जी होती है वो करती है, या फिर हमारी जो आशा होती है वो करती है। जैसे कि किसी को कोई बेड रिटर्न पेशेंट है, उसको जो है हमारी आशा जो होती है वो घर पे जाके उनको देख लेती है, थोड़ा सा जो है उसके बारे में फिर हमें बताएंगे, तो आप जो है उसको उसी हिसाब से रेफर या फिर जो है जो भी आपको करना हो वो कर सकते हैं। प्रोवाइड करना है हमें मेडिकल एंड नर्सिंग सपोर्ट एट द पेशेंट रेजिडेंस। इसमें हमें क्या करना है, जहाँ पे पेशेंट रह रहा है वहाँ पे हमें नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है उनको, और क्या करना है, हमें मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी है। ये हो गई हमारी होम बेस्ड केयर। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, इसी में पेन का मैनेजमेंट करना है, सिम्टोमेटिक रिलीव करना है, सिम्टोमेटिक रिलीव करवाना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है उसको एडमिनिस्टर करना है, और उसको पेन का जो है सिस्टमेटिक हमें क्या करना है, उसका मैनेजमेंट करना है। ये हो गया हमारा पेन मैनेजमेंट में। एक आ जाता है इसमें हमारा एंड ऑफ लाइफ केयर, यानी कि मान के चलो कोई क्रोनिक डिजीज का कोई पेशेंट है, यानी कि अब वो लास्ट स्टेज में है, या फिर कोई कैंसर का पेशेंट है, उसके लिए जो हम उसको दुखों को थोड़ा सा कम करने के लिए
जो सर्विसेज देते हैं, जो सेवाएं देते हैं, जो हम मेडिकल सपोर्ट या फिर नर्सिंग केयर देते हैं, वो हमारी आता है एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में, एंड ऑफ लाइफ केयर में आ जाती है। इसमें हमारी आ जाती है कॉम्पेशनेट, कॉम्पेशनेट करना है उनको, कॉम्पेशनेट करना है, सपोर्ट देना है उनको, काउंसलिंग करनी है फॉर पेशेंट्स एंड फैमिलीज को, उनको क्या करना है, उनको काउंसलिंग करनी है, उनको बताना है। ठीक है, इसका हमारा जो गोल क्या रहता है, इंश्योरिंग करना है हमें डिग्निटी, डिग्निटी, कंफर्ट, इनको जो है कंफर्ट होना चाहिए भाई, जितना हम उसको आराम दे सकते हैं वो उतना आराम देना है। इस वाली जो उसमें, जैसे मान के चलिए कोई एंड ऑफ लाइफ केयर वाला है तो उसको जितना हम कंफर्ट में रख सकते हैं उसको उतना कंफर्ट देना चाहिए। ठीक है, डिग्निटी रखनी चाहिए हमें, क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर टर्मिनल इल पेशेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा एंड ऑफ लाइफ केयर वाला। इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है इमरजेंसी एंड मेंटल हेल्थ। इमरजेंसी एंड मेंटल हेल्थ, इसमें क्या है, अर्जेंट केयर आ जाती है हमारी, और क्या आ जाती है हमारी, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट और अर्जेंट केयर आ जाती है हमारी इमरजेंसी में एंड मेंटल हेल्थ में। इसमें ए 1.11 से लेके ए 1.12 ये हमारे एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारी क्या क्या सर्विस है, क्या क्या बताया गया है इनके चेक पॉइंट्स में, वो ये है। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी में क्या करना है, हमें स्टेबलाइज करना है पेशेंट को, रेफर करना है। कोई माइनर इंजरी हो गई है उसको तो हमें उसको स्टेबलाइज करना है, फिर उसको रेफर करना है। एनिमल बाइट्स हो गया, किसी ने काट लिया, कुत्ते वगैरह ने या फिर कोई सांप ने काट लिया, तो उसको हमें क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, उसको रेफर करना है। किसी ने पॉइजन खा लिया है, किसी ने जहर खा लिया है, उसको हमें क्या करना है, स्टेबलाइज करना है और उसको फिर रेफर करना है। कोई बर्न हो गया, कोई जल गया, तो उसको हमें स्टेबलाइज करना है, रेफर करना है। उसके बाद में और क्या हो गया, रेस्पिरेटरी या फिर कोई कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है, उसको हमें सीपीआर वगैरह देना है। ये हो गई हमारी इमरजेंसी, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। इसके बाद में ट्रॉमा केयर, अगर कोई इनिशियली मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, शॉक, चोकिंग एंड ड्रोविंग एंड हेमरेज, अगर किसी को हेमरेज हो गया तो उसको हमें क्या करना है, पट्टी वगैरह बांध के उसको जो है ब्लीडिंग को रोकना है। ठीक है, चोकिंग हो गई, यानी कोई कुछ फंस गया गले में, वो सांस वगैरह नहीं ले पा रहा, तो उसको जो है हम हेमलिच मैन्यूवर जो होता है उसके द्वारा जो है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, शॉक हो गया था तो मान के चलो कि कोई पेशेंट है उसको जो है हाइपोवोलिमिया में चला गया, तो उसको जो है हमें इमीडिएटली कुछ आरएल वगैरह लगा के जो है उसको थोड़ा सा रिहाइड्रेट कर देना है, तो वो है शॉक से। अगर किसी को फ्रैक्चर है किसी को, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्प्लिंट वगैरह बांध देंगे, यानी कि उसको इमोबिलाइज करेंगे, या पैर में, हाथ में, कहीं पे भी हो तो उसको इमोबिलाइज करना है। ये हमारा है ट्रोमा केयर में। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। इसमें हमें क्या करना है, स्क्रीनिंग करना है, कोई सर्जिकल कंडीशन जैसे कि हर्निया वगैरह है, हाइड्रोसील है एंड वेरिकोज वेन है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए वेरिकोज वेन हो गया या हाइड्रोसील हो गया या फिर हर्निया हो गया, इनका क्या करना है, हमें स्क्रीनिंग करना है, इनका क्या करना है, स्क्रीनिंग करना है, क्योंकि ये वाली जो है अपनी सर्जिकल कंडीशन है। हर्निया है, हर्निया कोई मेडिसिन वगैरह से ठीक नहीं होगा, इसका क्या है, सर्जिकली करेक्शन होगा। ठीक है, इसमें जो है मैश लगाना ही पड़ेगा, या फिर इसको जो है सुचनिंग करना पड़ेगा अगर कोई एब्डोमिनल हर्निया है तो। ठीक है, हाइड्रोसील है, तो हाइड्रोसील जो है उसके लिए फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती है। वेरिकोज वेन है, ठीक है, इसमें भी सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा फिर हमारा जाता है, इसमें नोट्स देख लीजिए, ये वाला जो नोट दिया गया, फोकस करना है ऑन लाइफ सेविंग फर्स्ट, फर्स्ट एड। इस पे हमें क्या करना है, इसमें हमें फर्स्ट फर्स्ट एड जो है हमारा, उस पर क्या करना है, हमें फोकस करना है, लाइफ सेविंग जो फर्स्ट एड है उस पर फोकस करना है। और क्या करना है, रेफर करना है हायर फैसिलिटी के लिए, और हमें क्या करना है, तुरंत उसको हमें क्या करना है, रेफर करना है हायर फैसिलिटी के लिए। ये हमारा आ जाता है हमारा किसमें, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसीज में। ठीक है, इसके अलावा अब हमारा जाता है मेंटल हेल्थ सर्विसेज। मेंटल हेल्थ सर्विसेज ये थोड़ा ऐसे ही कैसे सर, ये थोड़ा सा यार, ये तो कॉलेज से ही परेशान करता आ रहा है मेंटल हेल्थ, ये कभी पल्ले नहीं पड़ी है, ऊपर से निकल जाती है हमें, यहाँ पे भी पीछे नहीं। चलो कोशिश करूंगा कि समझ में आए, आप देख लेना एक बार, क्या है, मेरे तो पल्ले पड़ती नहीं है कभी मेंटल हेल्थ। ठीक है, स्क्रीनिंग करनी है एंड काउंसलिंग करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड डेमेंशिया एंड मेंटल रिटार्डेशन। अगर कोई मेंटल रिटार्डेशन का कोई पेशेंट है या फिर कोई डेमेंशिया का है, मतलब भूल भूल जाता है, जो अपने ओल्ड एज वाले होते हैं वो ज्यादातर मेमोरी लॉस हो जाती है, मतलब दिमाग चल जाता है ऐसे बोलते हैं।
ये डिप्रेशन, कोई मतलब सैड मूड में है, एंजाइटी है, मतलब घबराहट हो रही है, तो ये हमारे जो होता है इनको क्या करना है, हमें इनको काउंसलिंग करना है और इनकी क्या करनी है, हमें स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है। इसके बाद में आया था हमारे स्टिग्मा रिड्यूशन रिडक्शन। भाई लोगों के बीच में क्या है, भ्रांतियां रहती हैं कि भाई ये जो है पागल है, लोग जो है उससे बातचीत नहीं करेंगे, उसके घर वालों से बातचीत नहीं, अरे यार इस घर में पागल है, ये क्या है, ये सोशल स्टिग्मा हो जाता है। ये लोग मतलब एक तरीके से उसको आइसोलेट कर देते हैं। अगर कोई मेंटल किसी को इलनेस है तो उसको क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। तो उसके बारे में रिड्यूस रिड्यूस करना है उसको, हमें समझाना, लोगों को अवेयरनेस करनी है कि भाई वो कोई ऐसी वो नहीं है। तो इसके बारे में लोगों को बताना, कम्युनिटी एंगेजमेंट करना, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रॉम्प्ट सपोर्ट। उनको क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है। ऐसे लोगों को हमें क्या करना है, मेंटली जो इल है उनको क्या करना है, सपोर्ट करना है, और उनका डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ में होता है उनको रिड्यूस करना है। कम्युनिटी को एंगेज करना है, हमारे जो लोग हैं उनको समझाना है। ये इस वाले मेडिकल मेंटल हेल्थ सर्विसेज में आ जाता है। उसके बाद में इसका जो ट्रीटमेंट वाला है, ट्रीटमेंट सपोर्ट में आ जाता है हमारा फैसिलिटी रेफरल करती है हमारी, और क्या करती है, प्रॉम्प्टिंग एंड ट्रीटमेंट एंड कंप्लीशन फॉर मेंटल अलाइनमेंट्स। ठीक है। इसमें गोल क्या रहता है, इसमें इंटीग्रेटिंग मेंटल हेल्थ इनटू प्राइमरी केयर फॉर अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है। इसके बाद में अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट, वेलनेस एंड आयुष इंटीग्रेशन। वेलनेस एंड आयुष इंटीग्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये वाली जो पीपीटी से हम पढ़ा रहे हैं कुछ अच्छा है, तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल पे इस पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वाली जो पीपीटी है एएनएम और सीएचओ और कोई स्टाफ नर्स है तो उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या है, पढ़ना बहुत जरूरी भी है। तो आप इसको बड़े ध्यान से देख लो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लेना, बेल आइकन को भी घंटा को भी बजा देना, ताकि जो है आपको अगर ऐसी और आएंगी हमारी वीडियो, इसके बाद में बैक टू बैक वीडियो आने वाली है तो आप उनको भी देख सको बाद में। ठीक है। योगा एंड वेलनेस एक्टिविटी, इसमें क्या है, पेरियोडिक सेशन होने चाहिए हमारी, जो हमारे लगातार जो है वो सेशन होने चाहिए। रेगुलर शेड्यूलिंग ऑफ योगा सेशन फॉर द कम्युनिटी एट एसडब्ल्यूसी, जो हमारे सब सेंटर है उस पर रेगुलर सेशन लगने चाहिए योगा के, जो हमारे शेड्यूल बना है उसके हिसाब से। ठीक है। और इसमें क्या बताया गया, फिजिकल एक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ डेली एक्सरसाइज एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल चॉइस चॉइस मतलब जो है हमारा जो एक्टिव लाइफ स्टाइल चूजिंग है, उसमें एक्सरसाइज और डेली एक्सरसाइज के बारे में क्या करना है उनको, लोगों को फिजिकल एक्टिविटी के बारे में उनको बताना है और वो जो है करवाना है। ठीक है। उसके बाद में मेंटल वेलबींग ये यहाँ पे भी आ गया। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताना है, कैसे, माइंडफुलनेस एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। ठीक है। ये हो गया माइंडफुलनेस। ठीक है। ये मेंटल वाला है, ये तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है भाई साहब। अगर कोई साथी भाई मुझे जानता हो, हमारे सीएचओ काफी सारे ऐसे होंगे मध्य प्रदेश में, मैं अभी सीएचओ, काफी सारे ऐसे होंगे कि मुझे जानते भी होंगे। मतलब ज्यादा लोग तो कर नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा नेतागिरी और उसमें नहीं रहता हूँ। बड़ा शांत स्वभाव का और अपने काम फोकस करता हूँ। मेरा काम हमेशा अच्छा मिलेगा। मेरे क्या है, यही रहता है कि मुझे तो ये लगा था कि मैं ये वाली सीरीज या मतलब जो अपना एनक्वास चेकलिस्ट है, क्या है, हम लोग पढ़ नहीं पाते इसको। मैंने भी जो अपना एनक्वास करवाने बैठे थे हम, तो लास्ट के 2 दिन में और इतनी मगरमच्छी हुई थी इसमें, क्योंकि फिजिकल सेटअप करूं या फिर डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दूं या फिर उन पे अपनी एनक्वास की चेकलिस्ट पढूं। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं ही हम लोग ही इसमें, हमने 4-5 की हम लोगों की हमारी टीम है, जो हमारी जो ये वाले जो आपके लिए वो निकाल के दे रहे हैं ना, ये जो डाटा निकाल के दिया है ये उन लोगों के द्वारा दिया गया, और उसको जो डिजाइन किया है वो मेरे द्वारा किया गया, और जिसको जो प्रेजेंट भी कर रहा हूँ तो वो भी मैं ही कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसका मुखिया हो गया, बाकी जो हमारे साथी हैं उन्होंने केवल इसको जो चेकलिस्ट में से जो ये आपके लिए मैटर निकाल के दिया वो उनका सहयोग है।
ठीक है, हमने उनको बोला है कि एक भी पॉइंट चेकलिस्ट में से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि चेकलिस्ट को मैंने कई बार पढ़ा है। लास्ट के दिनों में मैंने 2-3 बार चेकलिस्ट को पढ़ा था, जो है उसके हिसाब से इसको जो है प्रिपेयर किया है, और जो उन्होंने बना के दिया है बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि एक भी उसमें से चेक लिस्ट में से एक भी पॉइंट इसमें से छूटा नहीं, कंफर्म नहीं है तो। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो है गोल है ट्रेडिशनल ट्रांजिशन फ्रॉम इलनेस बेस केयर एंड वेलनेस फोकस प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि जो हमारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उन पे फोकस रखना है बस। इसके बाद में आयुष लाइफ स्टाइल। आयुष लाइफ स्टाइल के बारे में क्या है, इसमें डाइटरी एडवाइस, यानी कि काउंसलिंग करनी है हमें न्यूट्रिशन के बारे में, एंड लोकल एंड ट्रेडिशनल डाइटरी प्रिंसिपल्स पर, जो हमारे ट्रेडिशनल खाना है तो उसको ही अपनाना चाहिए भाई। न्यूट्रिशन के बारे में काउंसलिंग करनी है, लोकल जो लोकल एंड ट्रेडिशनल जो हमारे डाइटरी प्रिंसिपल्स जो चले आ रहे हैं हमारे पुरखों से, उनको अपनाना चाहिए। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन देनी है हमें किस पे, अवेयरनेस फैलानी है हमें जनरेशन फॉर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन टू प्रिवेंट एनसीडी। मतलब पैसा, हम जब तक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, वो पिज्जा बर्गर खा खा के मोटे होते रहेंगे, और एनसीडी के मरीज बन के वो हमारे पास आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, हम उनका बीपी शुगर चेक करते रहेंगे, और वो फिर बीपी शुगर के एक दिन मरीज हो जाएंगे, फिर हमारे पास फॉलोअप के लिए आते रहेंगे और जाते रहेंगे आते रहेंगे जाते रहेंगे, और फिर वो एक दिन ऐसा आएगा फिर वो जाते ही रहेंगे, फिर वो दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें इनके बारे में एजुकेशन देनी है, उनको अवेयरनेस करनी है, फैलाना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताना है। उसके बाद में आ जाता है हमारा होलिस्टिक सपोर्ट। होलिस्टिक सपोर्ट में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आयुष आयुष प्रिंसिपल इन प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आयुष प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है, हमारी प्राइमरी हेल्थ जो केयर है उन पर डिलीवर करना है उनको। ठीक है, इम्प्रूवमेंट करना है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम थ्रू प्रिवेंटिव एजुकेशन। मतलब जो एजुकेशन है उसके बारे में, एजुकेशन के द्वारा हमको लोगों को क्या करना है, इम्प्रूव कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी का जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ाना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है। ठीक है, ओके। इसके बाद में हमारी एक लास्ट लास्ट पीपीटी बची है, इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। ये हमारा स्टैंडर्ड आ गया A2। स्टैंडर्ड कौन सा है हमारा, A2 मैंडेट एसेंशियल ड्रग सर्विसेज। मैंडेट जो है एसेंशियल सर्विसेज, उसके बारे में बताया गया है इसमें। ये हमारा सर्विस प्रोविजन चल रहा है, एरिया ऑफ कंसर्न का ये हमारा चैप्टर है। कौन सा, सर्विस प्रोविजन। एरिया ऑफ कंसर्न में जो हमारी चेक लिस्ट है उसमें एरिया ऑफ कंसर्न है 8। 8 है, 8 में से जो एक है ये वाला है सर्विस प्रोविजन। इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं सर्विस प्रोविजन। इस स्लाइड में पूरा खत्म है, इसके अलावा सर्विस प्रोविजन में और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे आपको 4-5 घंटे 3-4 घंटे 4-5 घंटे चाहिए अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। अब इसमें आप एक बार यहाँ पढ़ लोगे तो आपके जो है दिमाग में जो है माइंड में रहेगा यार किस किस चीज में हमारी क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं चेकलिस्ट में। ठीक है, इसके बाद में जो जो पेशेंट्स राइट्स वाली जो वो आएगी अपनी एरिया ऑफ कंसर्न, उसमें आपको जो है फिजिकल सेटअप्स के बारे में बताया गया है कि हमारे यहाँ पे जो कैसी कैसी उसकी दीवार होनी चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, बाहर कौन उस पर लाइट कैसी लगी वही होनी चाहिए। ठीक है, अंदर क्या होना चाहिए, लेबोरेटरी में क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, वो आगे आने वाली उसमें है। ठीक है, अब वो आप चिंता नहीं करो, वो पूरा आप सोच रहे होंगे कि यार ये फिजिकल सेटअप वगैरह ये चेकलिस्ट कहाँ से उठा रहा है, भैया ये वही है। आपने अगर पढ़ी हो या फिर आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ के देख लेना, आपको एक भी पॉइंट इसमें से अलग से नहीं मिलेगा। ये तो मैंने एक तरीके से हम लोगों ने क्या बहुत अच्छे से सजा के आप लोगों की सुविधा के लिए बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो है अब आ जाते हैं हम ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज में। ये हमारा स्टैंडर्ड A2 आ गया मैंडेट एसेंशियल सर्विसेज में। ठीक है, इसमें क्या है, एसेंशियल ड्रग अवेलेबिलिटी है। क्या है इसमें, एसेंशियल ड्रग अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल मैंडेट ड्रग्स एज पर द सर्वेल सेंटर, यानी कि मतलब अपना HWC एसेंशियल ड्रग लिस्ट। जो हमारे पास मैंडेट जो है, मतलब जो हमारे पास होनी चाहिए वो दवाई है जो हमारे एसेंशियल ड्रग लिस्ट है वो हमारे पास होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उनकी। उसके बाद में आ जाता है हमारा प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन।
इंक्लूडिंग कोल्ड चेन मेंटेन वेयर रिक्वायर्ड। अगर क्या कह रहा है ये, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन इंक्लूडिंग कोल्ड चेन मेंटेन वेयर रिक्वायर्ड। अगर हमारे पास जरूरत है तो जो है कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए। कोल्ड चेन को क्या करना चाहिए, हमें मेंटेन करना चाहिए अगर हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज के लिए वो है तो मेडिसिन। उसके अलावा इसी में अपना ये बोला जाता है रेगुलर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होनी चाहिए, उनकी इन्वेंट्री होनी चाहिए रेगुलर, प्रिवेंशन ऑफ स्टॉक आउट फॉर क्रॉनिक मेडिसिन। जो हमारे पास पुरानी दवाइयाँ हैं उनको क्या करना है, हमें आउट करना है, निकालना है, और प्रॉपर जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बताया जाए। रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स एंड एड्रेस टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। भाई देखो ये वाली लाइन बड़ी जबरदस्त है। रेशनल यूज होना चाहिए हमारे पास ड्रग्स का, और क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो हमारी जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो है मेडिसिन को हमें देना है। ये उसके बाद में हमारी आ जाती है डायग्नोस्टिक एंड पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट। डायग्नोस्टिक और पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, इसमें क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, जैसे कि हमारे पास क्या क्या हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ब्लड शुगर हो गया, यूरिन एल्यूमिनियम शुगर हो गया। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ लैब इन्वेस्टिगेशन, एक सेकेंड भाई, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ लैब इन्वेस्टिगेशन एंड कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट्स। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ लैब इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जो लैब इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्वालिटी को कंट्रोल रखना, हमको कंट्रोल क्वालिटी केयर देनी है, क्वालिटी रखनी है, और कैलिब्रेशन करना है हमें इक्विपमेंट्स का। भाई उनका जो है, जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि हमारे पास मान के चलिए कोई एच बी का मीटर है, एच मीटर है, उसको हमें हर 6 महीने में क्या करना है, उसको कैलिब्रेट करवाना है। कैलिब्रेशन का मतलब है कि जो हमारा जो एच मीटर है वो जो रीडिंग दे रहा है, वो एक जो हमारा जो मान के चलो कि जो हमारा प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर रीडिंग दे रहा है तो मतलब वो सही है, अगर उससे ऊपर नीचे है तो उसको कैलिब्रेट करवाना है, यानी कि वो सही रीडिंग बताए। इसके बाद में आ जाता है हमारा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या करना है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे कि हमारा हो गया मलेरिया, सिफिलिस, ठीक है, और हमारा क्या है, टाइमली रिपोर्ट करना है रिजल्ट एंड लिंकेज, जो हमारा जो हब बना हुए हैं उस पर जो है हमको टाइमली रिपोर्ट करना और उनको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ऑल मैंडेट ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट आर प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल यूजर्स। ये एक लाइन जो है आप अपने सब सेंटर के अंदर या फिर बाहर भी लिखवा लेना, जो एंट्री गेट है हमारा वहाँ पे लिखवा लेना, यहाँ पे सारी सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। क्योंकि ये वाले जो है लाइन, ये वाली जो लाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सर्विसेज, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसको असेसर पूछते ही मतलब एक वॉच करते हैं, अगर किसी का ध्यान आ गया तो वो पूछ लेंगे बताइए आपके यहाँ पे कोई सर्विस चार्ज तो नहीं लिया जाता है। तो ये हमें जो है एक बार हमें अपने उस पर लिख के रख लेना है, ये बड़ा जरूरी है। इसके अलावा आज हमारा ये जो है समाप्त हो गई यहीं पे, सर्विस प्रोविजन वाली जो पीपीटी थी हमारी, जो ये हमारी स्लाइड है ये खत्म हो गई है। तो आपको ये स्लाइड अगर कैसी लगी है तो ये आप मुझे कमेंट्स करके हमें बताना है, क्योंकि जो हमारे 4-5 लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो है इसके बाद में आगे जो है हमारी स्लाइड तभी बनेंगी जब अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, आप हमें थोड़ा बताओगे कि भाई ये आपकी स्लाइड अच्छी है, इसी तरीके से हमें पूरा पढ़ा दो, तो हम जो है पूरा तैयार हैं आपको पूरा करवाने के लिए इसको। अगर आपको अच्छी नहीं लगेंगे तो क्या मतलब फालतू का। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट्स करके बताना आपको इसमें से क्या अच्छा लगा, क्या सही नहीं था। आप अगर मेरी भी कमी मुझे बता सकते हो कि मैं अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करूँ इसको प्रेजेंट करने में। क्योंकि अभी जो है मैं अभी एक वीडियो इससे पहले मैंने बनाई थी, पीपीटी के द्वारा थी वो, और ये जो है हम 4-5 लोगों की जो टीम ने काम किया है वो मुझे बहुत अच्छा आउटपुट लग रहा है इसका, क्योंकि उन लोगों ने ये सारा डाटा दिया मुझे चेकलिस्ट में से निकाल के, और मैंने इसको अच्छे से बना के दिया और आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ।
तो ये वाला मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, क्योंकि वो डाटा जो है मैंने ही निकाला था, वो जो है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स छूट रखे थे। तो ये वाले इसमें शायद कोई नहीं छूटा, अभी छूटा ही नहीं है इसमें, तो शायद भी क्या उसमें छूटा ही नहीं है एक भी पॉइंट, क्योंकि 2-3 बार चेक लिस्ट मैंने भी पढ़ी है, और बाद में मैंने एनक्वास के बाद में अभी पढ़ी थी, जब मुझे लगा कि ये हमारे सभी सीएचओ साथियों के लिए इस चेक लिस्ट को मुझे पढ़ाना चाहिए। तो मैंने जो है वो पर्सनली फिर जो है बाद में इसको 2-3 बार चेक लिस्ट को पढ़ा है। उसके बाद में फिर मैंने अपने जो साथी हैं उनको, 4 लोग हैं हम लोग हमारी टीम में, 4 लोगों को वो मैंने चेक लिस्ट दिया है, भाई इसमें से एक इतने इतना जो है इसका सर्विस प्रोविजन का इतना पार्ट में आप सारी जो है एक जैसे ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, तो इसके जो जितने पॉइंट है आप उनको एक अच्छे से मुझे लिख के दे दो। उन्होंने जो है ये सारे जो है मुझे बना के दिए, ये सारे निकाल के दिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक बने। अगर आप सी एच और एएनएम हैं तो आपको जो है ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है आने वाले आपके एंट्रांस असेसमेंट में। असेसर बहुत अच्छे होते हैं, आप उनसे अच्छे से पोलाइट बिहेव करना, तो वो बहुत अच्छे से आपको जो है पास करके देंगे। अगर आप, हाँ, आपके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट हो आपकी, तो जो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जुड़ जाना। आप उस पर हमें कमेंट्स कर देना कि आपको किस डॉक्यूमेंट्स की नीड है, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको हम भेज देंगे पक्का। फिर इसके अलावा और भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उस ग्रुप में हमें बता सकते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये कमेंट जो है मैं पढ़ता ही हूँ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, लाइक जरूर करना है। ओके।